हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवों में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवों में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एंजाइम कहते हैं। देखो, सबसे पहले बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया था। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के रूप में काम लिया। इसके बाद में एडवर्ड बुकनर, इन्होंने ईस्ट कोशिका में जाइमेज एंजाइम द्वारा किण्वन की क्रिया का अध्ययन किया। एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट कोशिका में जाइमेज एंजाइम द्वारा किण्वन की क्रिया का अध्ययन किया। फिर इसमें विली कोहेने इन्होंने किण्वन की क्रिया के लिए एंजाइम शब्द दिया। विली कोहेने ने किण्वन की क्रिया के लिए एंजाइम शब्द दिया। फिर आता है इसमें जेबी सुमनर, इन्होंने यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए थे। यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल जेबी सुमनर द्वारा प्राप्त किए गए। फिर आता है इसमें सुमनर व नार्थरोप ने ये बताया कि सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किसके अनुसार? सुमनर व नार्थरोप के अनुसार। फिर आता है यहाँ पे शेक व आल्टमान। शेक और आल्टमैन, इन्होंने अप्रोटीनी एंजाइम की खोज की, या फिर अप्रोटीनी जो एंजाइम है इनके बारे में बताया। इसके अलावा यहाँ पे जो अप्रोटीनी एंजाइम है इसे राइबोजाइम भी कहते हैं। राइबोजाइम के नाम से जाना जाता है। यानी कि आरएनए के जो उत्प्रेरकीय अणु होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? राइबोजाइम। आरएनए के उत्प्रेरकीय अणु राइबोजाइम कहलाते हैं। देखो, एंजाइम किसे कहेंगे? प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवों में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसे एंजाइम कहते हैं। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यहाँ पर जैव उत्प्रेरक के लिए एंजाइम शब्द को काम में लिया। फिर आता है एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम को प्राप्त किया। विली कोहेने ने किण्वन की क्रिया के लिए एंजाइम शब्द का गठन किया। जेबी सुमनर ने यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए। सुमनर व नार्थरोप ने बताया कि सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। शेक व आल्टमान ने बताया कि प्रोटीन एंजाइम के अलावा
अप्रोटीनी एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करोगे यहाँ पे राइबोजाइम, जो कि आरएनए के उत्प्रेरकी अणु के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पे एंजाइम की संरचना। एंजाइम की संरचना देखो, अभी बताया था कि सभी जो प्रोटीन होती है, सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सभी जो एंजाइम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम है, इसके साथ में यदि अप्रोटीनी भाग उपस्थित होता है, एंजाइम के अंदर यदि अप्रोटीनी भाग उपस्थित होता है तो ऐसे एंजाइमों को होलो एंजाइम कहते हैं। ऐसे एंजाइम जिनके अंदर अप्रोटीनी भाग उपस्थित होता है, उन एंजाइमों को होलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। होलो एंजाइम इसके भी यहाँ पर जो प्रोटीन वाला जो भाग होता है, प्रोटीन भाग, इसे प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं। प्रोटीन भाग को क्या कहेंगे आप? प्रोटीन जो भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहेंगे। जबकि जो नॉन प्रोटीयस जो भाग होता है, देखो दो भाग है होलो एंजाइम के अंदर, प्रोटीन वाला एपो एंजाइम कहलाता है और जो नॉन प्रोटीयस जो भाग होता है इसे कोफैक्टर के नाम से जाना जाता है। देखो होलो एंजाइम दो भाग है, प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन भाग को कोफैक्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो कोफैक्टर है इसे भी तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कोफैक्टर को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आता है पहला प्रोस्थेटिक समूह, पहला आता है इसमें प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा आता है इसमें को एंजाइम और तीसरा आता है इसके अंदर सक्रियक। देखो जो कोफैक्टर है उसके तीन भाग है, प्रोस्थेटिक समूह हो गया, दूसरा कोएंजाइम हो गया और तीसरा हो गया यहाँ पे सक्रियक। देखो प्रोस्थेटिक किसे कहते हैं? इसके अंदर कोफैक्टर का वह भाग है जो एपो एंजाइम से आसानी से जुड़ सकता है, वह अलग हो सकता है। उस समूह को क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। कि कोफैक्टर का वह है अप्रोटीनी भाग जो एपो एंजाइम से आसानी से जुड़ सकता है या फिर अलग हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। दूसरा आता है इसमें यहाँ पे कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब होगा अप्रोटीनी भाग जिसे आसानी से फर्तक किया जा सकता है, फर्तक किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? कोएंजाइम कहते हैं। वह अप्रोटीनी भाग जिसे आसानी से अलग किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? कोएंजाइम कहते हैं। तीसरा आता है इसमें सक्रियक। यहाँ पे इसके अंदर सक्रियक के अंदर धातु आयन उपस्थित होता है। सक्रिय के अंदर क्या पाया जाता है? धातु आयन उपस्थित होगा। देखो एंजाइम की जो संरचना है, इसमें जो सभी एंजाइम है वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर एंजाइम जिनके अंदर अप्रोटीन भाग उपस्थित होता है, उन एंजाइमों को होलो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। होलो एंजाइम के दो भाग है, प्रोटीन वाला एपो एंजाइम और अप्रोटीन जो भाग है उसे कोफैक्टर कहते हैं।
कोफैक्टर के 3 भाग है, प्रोस्टेटिक समूह हो गया, कोएंजाइम हो गया और सक्रियक। प्रोस्टेटिक समूह का मतलब है यहाँ पे कोफैक्टर का वह भाग जो एपो एंजाइम से आसानी से जुड़ सकता है वह अलग हो सकता है, उसे प्रोस्टेटिक समूह कहते हैं। कोएंजाइम का मतलब है एप्रोटीनी भाग जिसे आसानी से अलग किया जा सकता है, उसे कोएंजाइम कहते हैं। और सक्रिय के यहाँ पर धातु आयन के रूप में उपस्थित होता है। देखो डायलाइसिस की जो क्रिया होती है, डायलाइसिस की क्रिया द्वारा होलो एंजाइम, डायलाइसिस की क्रिया के द्वारा होलो एंजाइम में से कोएंजाइम को आसानी से अलग किया जा सकता है। देखो डायलाइसिस की जो क्रिया है उसके द्वारा होलो एंजाइम में से जो कोएंजाइम है इसको यहाँ से आसानी से पृथक किया जा सकता है। देखो प्रोटीन जो भाग है, प्रोटीन भाग एक तो हो गया कोफैक्टर वाला और दूसरा हो गया एपो एंजाइम वाला, जो कि किससे मिलकर बना होता है, यहाँ पे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एपो एंजाइम के अंदर यहाँ पे सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं जो किसी अभिकारक से या फिर क्रियाकारक से जुड़ने का कार्य करते हैं। देखो जो प्रोटीन जो भाग है जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, इसके अंदर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं जो कि अभिकारक या क्रियाकारक से जुड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पे एंजाइम के गुण, एंजाइम के विशिष्ट गुण। देखो पहला गुण आता है यहाँ पे प्रोटीन प्रकृति। प्रोटीन प्रकृति का मतलब है शुरू में बताया था कि सभी जो एंजाइम है ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सभी एंजाइमों के अंदर प्रोटीन का अंश उपस्थित होता है, लेकिन सभी जो एंजाइम है, सभी एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो सभी प्रोटीन है ये एंजाइम नहीं होगी। देखो जितने भी जो एंजाइम है वो सारे किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन सभी जो प्रोटीन होती है जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एंजाइम का निर्माण करे या फिर उसके निर्माण के अंदर भाग ले। तो ऐसी जो प्रकृति है वो कौन सी हो जाएगी, इसकी प्रोटीन प्रकृति। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे कोलाइडी प्रकृति। कोलाइडी प्रकृति, देखो एंजाइमों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर कोलाइडी प्रकृति होती है। इसके कारण क्या होगा कि कोलाइडी प्रकृति होने के कारण एंजाइमों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा जिसके कारण ये क्रियाकारक या फिर जो अभिकारक होता है उससे आसानी से जुड़ जाता है, आसानी से जुड़ जाता है। देखो दूसरा इसमें गुण आता है कोलाइडी प्रकृति की, जो एंजाइम होते हैं इनका पृष्ठीय प्रकृति कोलाइडी होती है जिसके कारण इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण ये क्रियाकारक या फिर अभिकारक से आसानी से जुड़ जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे विशिष्टता। विशिष्टता का मतलब है यहाँ पे जो सभी एंजाइम है ये किसी एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को, विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही एंजाइम के द्वारा सभी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो। यहाँ पे एक एंजाइम के द्वारा केवल एक ही विशिष्ट अभिक्रिया को संपन्न किया जाता है। यहाँ पर विशिष्टता को 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। जो विशिष्टता होती है इसे 4 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला आती है इसमें निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता का मतलब है कि यहाँ पर एक ही अभिक्रिया को संपन्न करते हैं।
उसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष विशिष्टता कहते हैं। कि ऐसे एंजाइम जो किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करते हैं उसे निरपेक्ष विशिष्टता कहते हैं। सेकंड आता है इसमें समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता का मतलब है कि यहां पर क्रियाकारक के किसी समूह पर, क्रियाकारक के किसी समूह पर एंजाइम कार्य करता है उसे समूह विशिष्टता कहते हैं। तीसरा आता है इसमें बंध विशिष्टता। तीसरा आता है इसमें बंध विशिष्टता। इसके अंदर जो क्रियाकारक के बंध होते हैं, क्रियाकारक के बंधों के ऊपर क्रिया करेगा उसे बंध विशिष्टता कहते हैं। कि ऐसे एंजाइम जो क्रियाकारक के बंध के ऊपर कार्य करता है उसे बंध विशिष्टता कहते हैं। फिर आता है इसमें त्रिविम विशिष्टता। त्रिविम विशिष्टता, इसका मतलब होता है कि जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक त्रिविमीय संरचना, क्रियाकारक की त्रिविमीय संरचना पर एंजाइम कार्य करेगा या क्रिया करता है उसे त्रिविम विशिष्टता कहते हैं। देखो, विशिष्टता का मतलब है कि एक एंजाइम एक ही प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके ऊपर कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि एक एंजाइम के द्वारा सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर क्रिया होगी। विशिष्टता 4 प्रकार की है, निरपेक्ष, समूह, बंध और त्रिविम विशिष्टता। निरपेक्ष का मतलब है एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को संपन्न करेगा। समूह विशिष्टता का मतलब क्रियाकारक के किसी समूह के ऊपर एंजाइम क्रिया करेगा। तीसरा है बंध विशिष्टता, क्रियाकारक के जो बंध है उनके ऊपर एंजाइम कार्य करेगा। और त्रिविम विशिष्टता का मतलब है क्रियाकारक की त्रिविमीय संरचना पर एंजाइम कार्य करता है, उसे त्रिविम विशिष्टता कहते हैं। नंबर 4 आता है इसमें वृहद आकार। वृहद आकार, एंजाइमों का आकार क्या होना चाहिए, यहाँ पे वृहद या फिर बड़ा होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर इनकी सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करे। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करे। देखो, वृहद आकार, यहाँ पर एंजाइमों का आकार वृहद होगा जिसके कारण इनकी सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करे। फिर आता है यहाँ पर कि एंजाइम अम्लीय व क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के माध्यम पर क्रियाशील होते हैं। एंजाइम अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का जो माध्यम होता है उसके ऊपर क्रियाशील होते हैं। फिर आता है इसके अंदर एंजाइम सहदमन। एंजाइम सहदमन, इसका मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रिया को, एंजाइम की क्रिया को या क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम सहदमन कहते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रिया को कम करने का कार्य करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, एंजाइम सहदमन कहते हैं। तो देखो, एंजाइमों के विशिष्ट गुण, पहला हो गया प्रोटीन प्रकृति। सभी एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होगी। दूसरी, एंजाइमों की प्रकृति कोलाइडी होती है जिसके कारण इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा और ये क्रियाकारक से आसानी से जुड़ जाएंगे। तीसरा है विशिष्टता, सभी एंजाइम किसी एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करते हैं या फिर किसी एक एंजाइम के द्वारा किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न किया जाता है। विशिष्टता 4 प्रकार की है। निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब है एक ही अभिक्रिया को यहाँ पर एंजाइम द्वारा संपादित किया जाता है। समूह विशिष्टता का मतलब यहाँ पर क्रियाकारक एक समूह के ऊपर एक एंजाइम कार्य करेगा।
बंध विशिष्टता का मतलब क्रिया कारक के बंधु के ऊपर कार्य करता है, और त्रिविमीय विशिष्टता क्रिया कारक की त्रिविमीय संरचना पर एंजाइम कार्य करता है। फिर आता है वृहदाकार, एंजाइम का आकार वृहद होता है, अतः इनकी सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करती है। एंजाइम अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के माध्यम पर क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा एंजाइम सहदमन ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करते हैं, उन्हें एंजाइम सहदमन कहते हैं। अब आता है एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कारक जो एंजाइम की जो क्रिया होती है या तो उसको बढ़ाएंगे या फिर उन्हें घटाने का कार्य करते हैं उन्हें। तो यहां पर कुछ कारक है जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। पहला आता है इसमें तापमान। पहला कारक कौन सा आता है? तापमान। दूसरा आता है इसमें पीएच। तीसरा आता है इसमें क्रिया कारक की सांद्रता। चौथा आता है इसमें अंतिम उत्पाद की मात्रा। पांचवा आता है इसमें एंजाइम निरोधक। एंजाइम निरोधक देखो कारक है जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला तापमान। देखो जो प्रोटीन होती है ये ताप के प्रति संवेदनशील होती है। प्रोटीन ताप के प्रति क्या होगी? संवेदनशील होती है। यहां पर नॉर्मली 25 से 30 डिग्री जो तापमान होता है, इस तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। 25 से 30 डिग्री का जो तापमान है, इस तापमान के ऊपर एंजाइम सर्वाधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। यदि इसी परास के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाता है तो यहां पर एंजाइम की क्रियाशीलता दुगनी हो जाती है। देखो यदि 25 से लेकर 30 डिग्री का जो तापमान है, इस तापमान के बीच में यदि 10 डिग्री तापमान बढ़ाया जाता है तो यहां पर एंजाइम की जो क्रियाशीलता होगी वो दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा 35 डिग्री से अधिक तापमान होगा। 35 डिग्री से अधिक तापमान पर एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। देखो अनुकूल तापमान है 25 से 30 और 25 से 30 डिग्री की जो रेंज है, इसके अंदर यदि 10 डिग्री तापमान बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता दोगुनी हो जाती है। इसी प्रकार यदि इसी रेंज के अंदर 35 डिग्री से अधिक तापमान होगा तो यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता के अंदर कमी आती है। सेकंड नंबर आता है यहाँ पे पीएच का। देखो एंजाइम एक निश्चित पीएच पर क्रियाशील होते हैं। जैसे पीएच का मान है 5 से लेकर के 7.5 तक, ठीक है। 5 से लेकर के 7.5, 5 से कम और 7.5 से अधिक होगी पीएच, तो यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित होगी। देखो पीएच, एंजाइम एक निश्चित पीएच पर क्रियाशील होते हैं। इनकी पीएच होती है 5 से लेकर के 7.5,
यदि इस बीच यहाँ पर पीएच का मान है तो एंजाइम क्रियाशील होंगे, और यदि इससे कम 5 से कम और 7.5 से अधिक पीएच का मान होगा तो यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। फिर आता है यहाँ पे क्रियाकारक की सांद्रता। देखो, क्रियाकारक की कम सांद्रता में एंजाइम की जो सक्रियता है ये भी कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि एंजाइम को जुड़ने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए जितनी कम सांद्रता होगी उतना ही वहां पे एंजाइम की सक्रियता कम होगी। यहाँ पर क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो एंजाइम की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो क्रियाकारक एंजाइम की सांद्रता भी बढ़ती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एंजाइम को जुड़ने के लिए पर्याप्त स्थल प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्रियाकारक जो एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। फिर आता है अंतिम उत्पाद की मात्रा। देखो, अंतिम उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होने पर एंजाइम की क्रियाशीलता कम होगी। एंजाइम की क्रियाशीलता कम होती है। देखो, अंतिम उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। रीजन वही होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे क्रियाकारक की मात्रा में कमी आएगी, और क्रियाकारक की मात्रा में कमी आएगी तो एंजाइमों को जुड़ने के लिए विशिष्ट स्थल उपलब्ध नहीं होंगे। फिर आता है इसमें एंजाइम निरोधक। एंजाइम निरोधक या किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो एंजाइम क्रिया को रोकते हैं उन्हें एंजाइम निरोधक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो एंजाइम क्रिया को रोकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एंजाइम निरोधक कहते हैं। तो देखो, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान। प्रोटीन यहाँ पर ताप के प्रति संवेदनशील होती है। 25 से 30 डिग्री तापमान 25 से 30 डिग्री तापमान पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। यदि इसी रेंज के अंदर 10 डिग्री तापमान बढ़ाया जाता है तो एंजाइम की क्रियाशीलता दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। सेकंड है पीएच। एक निश्चित पीएच पर क्रियाशील होते हैं एंजाइम। 5 से लेकर के 7.5 का जो रेंज है इस रेंज पर क्रियाशील रहेंगे। 5 से कम और 7.5 से अधिक होगी तो एंजाइम की क्रियाशीलता कम होगी। क्रियाकारक की सांद्रता कम सांद्रता होने पर एंजाइम की सक्रियता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और क्रियाकारक की मात्रा बढ़ाओगे तो एंजाइम की क्रिया भी बढ़ जाती है। अंतिम उत्पाद की मात्रा, जैसे जैसे अंतिम उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है एंजाइम की क्रियाशीलता में कमी हो जाएगी, क्योंकि क्रियाकारक के अंदर वहाँ पे सांद्रता की कमी के कारण एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं उनको जुड़ने के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं होंगे। फिर है इसमें एंजाइम निरोधक। ऐसे पदार्थ जो एंजाइम क्रिया को रोकते हैं उन्हें एंजाइम निरोधक कहते हैं। अब आता है यहाँ पे एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं? देखो, एंजाइमों की क्रियाविधि को समझाने के लिए यहाँ पर 2 चरण आते हैं। पहला आता है एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण। और दूसरा आता है इसमें सक्रियण ऊर्जा में कमी। सेकंड आता है इसमें सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब देखो, पहला है यहाँ पे एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण। इसके अंदर क्या होगा
कि कोई भी क्रियाकारक है ये एंजाइम के साथ में क्रिया करेगा और यहां पर एंजाइम क्रियाकारक है, एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण करता है। ये जो एंजाइम क्रियाकारक संकुल है मध्यवर्ती संरचना होती है जो कि आगे जाकर के किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। देखो एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण, इसके अंदर क्या होगा कि जो क्रियाकारक है ये एंजाइम के साथ में जुड़ेगा और एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण करता है जो आगे जाकर के प्रोडक्ट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम क्रियाकारक संकुल के निर्माण के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक आता है ताला कुंजी सिद्धांत और दूसरा आता है इसमें प्रेरित आसंजन सिद्धांत। दो सिद्धांत है, ताला कुंजी सिद्धांत है और दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। देखो जो ताला कुंजी सिद्धांत है ये एमिल फिशर द्वारा दिया गया था और जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत है ये कोसलैंड के द्वारा दिया गया था, कोसलैंड के द्वारा। देखो ताला कुंजी सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से एक चाबी किसी एक विशिष्ट ताले को खोलती है, जैसे जिस ताले के लिए जो चाबी बनी है वही चाबी ताले को खोलती है, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर क्या होगा कि जो एंजाइम है ये तो किसके रूप में, चाबी के रूप में, और जो क्रियाकारक है ये यहां पर ताले के रूप में उपस्थित होते हैं। इस क्रियाकारक के जो सक्रिय स्थल और एंजाइम के सक्रिय स्थल यदि यहां पर समान है तो ही यहां पर एंजाइम और क्रियाकारक कार्य करेंगे, अन्यथा यहां पर कार्य नहीं करेंगे। इन दोनों के सक्रिय स्थल समान होंगे तो ही ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन करते हैं। आप साधारण भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस प्रकार से एक ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, ठीक उसी प्रकार से एक क्रियाकारक अपने से संबंधित जो एंजाइम है उसी से क्रिया करेगा। ताला क्या रहेगा यहाँ पर, क्रियाकारक है, और चाबी क्या रहेगी यहाँ पे, एंजाइम आपस में प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। प्रोडक्ट का निर्माण करने से पहले ये मध्यवर्ती संरचना का निर्माण करते हैं। मध्यवर्ती संरचना का मतलब जैसे आपने ताले के अंदर चाबी लगा दी, ठीक है, वो इसका संकुल बन गया, आपने घुमाई, ताला खुल गया, वो क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट हो गया। देखो एक तो ताला है, एक चाबी। दूसरी स्थिति है ताले के अंदर आपने चाबी लगाई, वो वहां पे इसका मध्यवर्ती संकुल बनता है, यहाँ पे उसको घुमाकर चाबी को घुमाते हो तो ताला वहां पे खुल जाता है, वो उसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था इसमें ताला कुंजी सिद्धांत जो कि एमिल फिशर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सेकंड है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, कोसलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रेरित आसंजन सिद्धांत कोसलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम के सक्रिय स्थल है, क्रियाकारक के सक्रिय स्थल के अनुसार अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाकारक के सक्रिय स्थलों के अनुसार अपनी संरचना के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं, एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं ये यहाँ पर मुलायम होते हैं, जिसके कारण ये
क्रियाकारक की सक्रिय स्थलों के अनुसार अपने आप के अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहते हैं। सेकंड, इसका जो चरण था सक्रियण ऊर्जा में कमी। सेकंड चरण कौन सा था यहाँ पे? सक्रियण ऊर्जा के अंदर कमी। कोई भी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, इसको प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को क्या कहेंगे? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसको प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। देखो, जो एंजाइम क्रियाकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करने का कार्य करते हैं। जो एंजाइम के अणु होते हैं, ये क्रियाकारकों के अणु की जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसको कम करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा सक्रियण ऊर्जा के अंदर जो कमी आती है उसके लिए एक आलेख आता है जिसके अंदर प्रारंभ के अंदर जो ऊर्जा थी इसका मान क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा संक्रमण जो अवस्था होगी उस दौरान इसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है। संक्रमण अवस्था में सक्रियण ऊर्जा में अधिकतम वृद्धि होगी और प्रारंभ में क्या होगी? यहाँ पे शून्य होती है। इसके अलावा जब प्रोडक्ट का निर्माण होगा तो उस दौरान यहाँ पे सक्रियण जो ऊर्जा होगी ये क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रारंभ के अंदर अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहे हो, वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा। और एंजाइम क्रियाकारक की सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। प्रारंभ में ये कम रहेगी, धीरे धीरे ये यहाँ पर बढ़ेगी। चरम अवस्था में आएगी वो इसकी संक्रमण अवस्था कहलाएगी। फिर वापस जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाते हैं इसके अंदर कमी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सक्रियण ऊर्जा होगी उसके अंदर भी कमी आती है। ये था आपका एंजाइम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।